नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार तत्पुरुष समास पर बने हुए हैं और आज तत्पुरुष समास का जो सबसे लास्ट भेद है उस पर हम लोग जो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है उस पर आज हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, देखते सप्तमी। इससे पहले जितना भी हमने विभक्ति के बारे में बताया है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तो अभी बताएंगे। जितना भी हमने बताया उस सब में हमने बताया कि जो विभक्ति पहले था, षष्ठी है या पंचमी है, अर्थात वह पूर्व पद में वही विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समास के पूर्व पद अर्थात प्रथम पद में उसी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार सप्तमी तत्पुरुष अर्थात यह जो सप्तमी तत्पुरुष समास है, इसके प्रथम पद में भी, इसके पूर्व पद अर्थात पहले वाले पद में भी सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाएगा। इससे हम आपको शब्द बनाकर दिखाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए इसका नियम, जिस प्रकार हमने और सभी समास के नियमों को बताया उसी प्रकार इसके भी नियम है। सप्तमी सौंड है। सौंड का अर्थ होता है आपका निपुण या चालाक। सौंड का अर्थ क्या होता है? निपुण या चालाक, अर्थात किसी चीज में वह महारत हासिल किए हुए है या कोई काम करने में वह चालाक है, चालाकी से बहुत तेजी से वह काम कर लेता है, तो वही होता है सौंड का अर्थ है। उसके साथ उस अर्थ वाले शब्द में भी हम सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। अब शब्द का देख लेते हैं। अक्षेषु सौंड है। अक्षेषु अर्थात इसका प्रथम पद जो है अक्षेषु है। क्या है प्रथम पद? अक्षेषु है। तो प्रथम पद, अब क्या है, हमने कहा कि प्रथम पद सप्तमी विभक्ति होगा, तो बालक शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति देखेगा तो बालकेषु, तो यहाँ पर भी अक्षेषु दिया हुआ है, अर्थात ये भी प्रथम पद क्या है? सप्तमी विभक्ति में है। किसमें है? सप्तमी विभक्ति में है। तो इसको जब जोड़कर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये अक्ष सौंड, अर्थात इसका अर्थ होता है, अक्ष मतलब होता है जुआ। क्या होता है? जुआ। जुए में निपुण, अर्थात ये जुआ खेलने में महारत हासिल किए हुए हैं। ठीक है, जुआ खेलने में महारत हासिल किए हुए हैं ये। ठीक है, उसके बाद है शास्त्रे प्रवीण, जो बनकर क्या आ जाता है? शास्त्र प्रवीण, अर्थात ये शास्त्र में क्या है? निपुण है। ये क्या है? शास्त्र में निपुण है। शास्त्र में निपुण, ये वहां से जुआ खेलने में निपुण है तो ये शास्त्र में। ठीक है, उसके बाद क्या आपका? सभायाम पंडित। क्या है? सभायाम पंडित, अर्थात सभा पंडित, जो बनकर क्या आएगा? सभा पंडित। अब कहेगा यहाँ पर सभायाम अर्थात सभा, यह जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जो हम इसका शब्द रूप बनाते हैं तब यह बहुवचन में चला जाता है, तो सभायाम सभा पंडित, अर्थात सभा में विद्वान। सभा में विद्वान। ठीक है, क्या हो जाता है? सभा में विद्वान। ठीक है, अब है ये प्रेमणी धूर्त। प्रेमणी अलग है और धूर्त अलग है। धूर्त मतलब चालाक या दक्ष, जो कहिए क्या हो जाता है? ये प्रेम धूर्त। प्रेम धूर्त अर्थात प्रेम में दक्ष। क्या हो जाता है? ये प्रेम में दक्ष। ठीक है, तो ये सप्तमी विभक्ति। अगर इसका और एक उदाहरण देख लेते हैं, और अगर आप देखना चाहें तो वह भी हम आपको बता सकते हैं। वाणिजी कितवह, देख लीजिए, वाणिजी कितवह। वाणिजी कितवह अर्थात वाणिजी मतलब होता है क्या? व्यापार होता है, और कितवह मतलब चालाक, जो बनकर क्या आएगा आपका? वाणिक कितवह। क्या बनकर आता है ये? वाणिक कितवह, अर्थात व्यापार में चालाक। व्यापार में चालाक। ठीक है, व्यापार में चालाक। ये था इसका पहला नियम। ये सभी इसका जो भी होगा प्रथम पद जो भी होगा वह क्या होगा? सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सप्तमी तत्पुरुष का पहला नियम। अब दूसरा है सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च। सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च, इसको अलग अलग करते हैं तो सिद्ध शुष्क पक्व बंध। ठीक है, अब है कटाहे सिद्ध। इसमें भी इसका जो प्रथम पद होगा वह क्या होगा? सप्तमी विभक्ति में आएगा। किस में आएगा? सप्तमी विभक्ति में आएगा। तो इसका प्रथम पद क्या है? कटाहे। क्या है? कटाहे। तो यह क्या हो जाएगा? कटा सिद्ध। क्या हो जाएगा ये? कटा सिद्ध।
ठीक है, जिसका अर्थ होता है कहाड़ी में पका हुआ। कहाड़ी, कराही नहीं, कहाड़ी में पका हुआ। किसमें? ठीक है। उसके बाद है आतपे शुष्क। आतपे शुष्क, आतप मतलब होता है धूप, आत मतलब क्या होता है? धूप, और शुष्क मतलब सूखा। शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा। जो क्या बनकर आएगा आपका? आतप शुष्क। आतप शुष्क, जिसका मतलब हो जाता है आपका धूप में सूखा। धूप में सूखा हुआ। किसमें? धूप में सूखा हुआ। उसके बाद घृते पक्व, जो बनकर क्या आता है? घृत पक्व, अर्थात घी में पका हुआ। किसमें? घी में पका हुआ। उसके बाद है चक्रबंध, जो कि बन के क्या आता है? चक्रबंध। चक्रबंध, पहिए में बंधा हुआ। पहिए में बंधा हुआ। ठीक है, किसमें? पहिए में बंधा हुआ। तो सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश, अर्थात कटाहे सिद्ध, कटा से कराही में पका हुआ। आतपे शुष्क, आतप अर्थात धूप में सूखा हुआ। उसके बाद घृते पक्व, घृत मतलब घी, पक्व मतलब पकाना, तो घृत पक्व घी में पका हुआ। चक्रे बंध, चक्र बंध, पहिए में बंधा हुआ। ठीक है, तो ये सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति के दो नियमों को हमने देखा। सप्तमी विभक्ति के दो ही नियम को दर्शाए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग समझे हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं तत्पुरुष में ही एक देशी समास पर। यह तत्पुरुष का ही है, जो कि एक षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी तत्पुरुष का यह एक अंग है। ठीक है, किसका? षष्ठी तत्पुरुष का अंग है। अब एक देशी समास के 3 नियम हैं। कितने? एक देशी समास के 3 नियम है। ठीक है, जिसमें पहला हम देखते हैं पूर्व पराधोत्तर मेक दे सैनिकाधिकरणे। फिर से देख लेते हैं, पूर्व पराधोत्तर मेक दे सैनिकाधिकरणे, अर्थात इसमें जो षष्ठी विभक्ति रहता है और एक वचन में रहता है, और बाद वाला अर्थात उत्तर पद, इसमें प्रथम पद जो होगा वो षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा। ये षष्ठत्यंत और एक वचनांत, अर्थात यह प्रथम पद षष्ठी विभक्ति और एक वचन में होगा। और अवयवी अर्थात उत्तर पद जो होगा वह अवयवी शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? अवयवी शब्द होगा। इसके साथ साथ अगर जब प्रथमांत अर्थात प्रथम में पूर्व, अपर आदि शब्द जो रहता है, अगर उसका समास होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक देशी समास कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यह जो है पूर्व पराधोत्तर मेक दे सैनिकाधिकरणे, अर्थात इसका प्रथम पद षष्ठी विभक्ति एक वचन में रहेगा। किस में रहेगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन में रहेगा। और उत्तर पद अवयवी वाचक शब्द रहेगा। कौन सा रहेगा? अवयवी वाचक शब्द रहेगा। और उस शब्दों के साथ प्रथमांत अर्थात प्रथम में पूर्व लगा हुआ हो, अपर लगा हुआ, प्रथमांत लगा हुआ, प्रथम लगा हुआ, तो वही समास बाद में क्या हो जाता है? एक देशी समास बन जाता है। क्या बन जाता है? एक देशी समास बन जाता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं पूर्वम कायस्य। पूर्वम कायस्य, यहां पर पूर्वम, यह जो पूर्वम है देख लीजिए, यह कायस्य षष्ठी विभक्ति है ना, कायस्य षष्ठी विभक्ति है, पूर्वम अवयवी। यहाँ पर आपको, यहाँ पर काय शब्द जो है, यह काय शब्द जो है वह अवयवी है। क्या है? अवयवी है। तो जो कि पूर्व काय, अपरम कायस्य, अपर काय, यहाँ पर दोनों में जो काय शब्द लगा हुआ है वह अवयवी वाचक शब्द है। कौन सा है? अवयवी वाचक शब्द है। और इधर का अर्थात प्रथम पद जो है वह एक वचन में है, एक वचन में। ठीक है, उसी के बाद इसका दूसरा है अर्ध नपुंसक, जिसमें आधा नपुंसक लिंग में रहता है। अर्थात अर्ध शब्द का 2 अर्थ हम यहां पर लेते हैं। कितना? अर्ध शब्द का 2 अर्थ, एक आधा और एक हिस्सा। एक का अर्थ, एक अर्ध मतलब आधा, एक अर्थ मतलब हिस्सा होता है। ठीक है, अब जहां पर आधे के अर्थ में, आधा शब्द, 2 शब्द होता है ना, 2 अर्थ, तो यह आधा, यही आधा है। ये
आधा के अर्थ में अर्ध शब्द सदा किसमें रहेगा? आपको नपुंसक लिंग में रहेगा। किसमें रहेगा? नपुंसक लिंग में रहेगा। और यह पूर्व पद के स्थान पर बैठेगा, ना कि उत्तर पद होगा। यह किसके स्थान पर बैठेगा? ये पूर्व पद के स्थान पर बैठेगा। जैसे में हम देख रहे थे अर्धम, अर्थात आधा जो आया है यह पूर्व पद है। ठीक है। अर्धम आसनस्य, अर्ध आसन अर्थात आधा आसन, आधा आसन, ये तो हो गया नपुंसक लिंग में। यदि अर्ध, अब चलते हैं हम लोग कहां? हिस्सा पर। यदि अर्ध शब्द क्लीबलिंग में न रहकर पुल्लिंग में रहता है, पुल्लिंग में अर्थात नपुंसक लिंग कह सकते हैं, नपुंसक लिंग में न रहकर वह पुल्लिंग में रहता है, तो उसका अर्थ यहां पर क्या हो जाता है? एक हिस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हिस्सा हो जाता है। अर्थात यहां पर यह जो इस अर्ध अर्थात यह जो पुल्लिंग का शब्द होगा वह उत्तर पद के स्थान पर बैठेगा। किसके स्थान पर बैठेगा? ये उत्तर पद के स्थान पर बैठेगा। ठीक है। इस यहां पर जो है अर्ध शब्द का प्रयोग कहां पर बैठेगा? ये उत्तर पद के रूप में होता है, यह उत्तर पद के स्थान पर बैठेगा। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, यहां पर हमने आसन से जो लिखा था, आसन से उत्तर पद में लिखा था, यहाँ आसन से हमने पूर्व पद में लिखा, और अर्धम को लिखा क्या? उत्तर पद में। तो हमने पहले ही कहा था जब वो पुल्लिंग में रहेगा तब वह उसका प्रयोग हम उत्तर पद में करेंगे। आसना धर्म, क्या हो गया ये? आसना धर्म। अब उसी का तीसरा है अहो अन्य एतेभ्य, अर्थात जब एक भाववाचक पद उत्तर पद में, उत्तर में स्थित अहन का अह हो जाता, अहन हो जाता है। जब वह भाववाचक पद उत्तर पद में स्थित हो तब अगर अंत में अहन लगा हुआ रहता है उसका तो ये अन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे इथाम देखिए पूर्वम अहन अर्थात पूर्वाहन, क्या हो जाता है? पूर्वाहन। ठीक है। अब इसी का लास्ट कहता अह सर्व के सैवक देशे संख्यात पुण्याच या रात्रे, अर्थात इसमें जो एक भाववाची शब्द जो होगा, इसका जो भाववाची शब्द होगा उसके बाद में अगर रात्रि शब्द का प्रयोग किया गया हो, किसका? रात्रि शब्द का प्रयोग किया गया है, इस रात्रि शब्द का प्रयोग किया गया तो अंत में अ लग जाता है। जहां पर रात्रे है वहां पर एक कार की मात्रा हट जाता है, सिर्फ अ हो जाता है। अर्थात पूर्वम रात्रे जो बनकर क्या आता है? पूर्व रात्र। क्या बनकर आता है? ये पूर्व रात्र बनकर आता है। ठीक है। तो ये था हमारा एक देशी समास। अब तत्पुरुष समास के 6 भेदों को हमने देख लिया। अब उसके अलावा एक तत्पुरुष समास में ही एक देशी समास देख लिया। ठीक है। अब एक और एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं, नक तत्पुरुष। क्या देखते हैं? नक तत्पुरुष। अब हम लोग एक देशी के बाद नक तत्पुरुष देखते हैं, जिसमें कहता है नहीं अर्थ, नक मतलब होता है नहीं, जिसमें नहीं अर्थ वाला नक अर्थात यह जो अव्यय है इसके साथ जो समास होता है उसको हम लोग नक तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? नक तत्पुरुष कहते हैं। अब जो समास हो जाता है अर्थात जब विग्रह रहता है, जब उस विग्रह को हम समास बना देते हैं तो उस नौ के जगह पर अ या अन हो जाता है। उस नौ के जगह पर क्या हो जाता है? अ या अन। अब अ कहां पर होता है और अन कहां पर होता है? कहता है बाद में अगर व्यंजन रहता है, बाद में अगर व्यंजन रहता है तो अ बनता है। क्या बनता है? अ। बाद वाला शब्द अगर व्यंजन रहेगा तो अ बनेगा, वहीं पर बाद वाला शब्द अगर स्वर रहेगा तो क्या बनेगा? अन बन जाता है। क्या बन जाता है? अन बन जाता है। और व्यंजन रहने पर क्या बनता है? अ बनता है। ठीक है। देखते हैं न। ठीक है। अब बाद वाला शब्द यहां पर कहता है, क्या कहता है? बाद वाला शब्द कहता है। ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए नौ है, नौ में अ है प्रथम, तो अर्थात ये अ अर्थात ये स्वर है। बाद में क्या है? धर्म, म, यह व्यंजन है व्यंजन, लेकिन स्वर की सहायता से ही बोली जाती है, लेकिन है यह व्यंजन है, इसलिए व्यंजन के रहने पर क्या हो जाएगा? ये अधर्म हो जाएगा। ठीक है। नौ के जगह पर क्या हो गया? यहाँ पर अ हो गया। अब अन अर्थात कहता है जहां पर अन होता है अर्थात स्वर रहता है, तो बाद में देखिए सबसे पहले ही स्वर दिया हुआ है तो उस स्वर नौ के जगह पर क्या होगा? अन होगा। देखिए अन हो जाता है। न अंत अर्थात अनंत, न अंत अर्थात अनंत अर्थात यही होता है नक तत्पुरुष में। नक तत्पुरुष में अगर सबसे पहले बाद वाला पद व्यंजन रहता है तो अ का प्रयोग करते हैं नौ के स्थान पर, और बाद वाला पद यदि स्वर रहता है तो नौ के स्थान पर अन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक है उपपद तत्पुरुष। उपपद का अर्थ होता है पद के समीप या पद के पास, हम कह सकते हैं। क्या होता है? पद के पास। अब जिसमें कृत प्रत्यय युक्त है, अर्थात कृत प्रत्यय युक्त जो पद से
पूर्व जो पद होता है, कृत प्रत्यय युक्त पद, अर्थात कृत प्रत्यय से बना हुआ पद जो होता है उससे पूर्व जो पद होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपपद कहेंगे। क्या कहेंगे, उपपद कहेंगे। अर्थात कुंभम करोति इति, अब देखिए दोनों में कृत प्रत्यय है, ठीक है, इसको इसलिए अर्थात यह जो कृत प्रत्यय है इससे पद से जो पूर्व पद होता है, अर्थात यह जो पद है कुंभम, अर्थात यही कुंभम क्या है, उपपद है। क्या है, उपपद। अर्थात कुंभम करोति इति, कुंभकार, कुम्हार जिसको कहते हैं, मिट्टी का बर्तन जो बनाता है, ठीक है। अब है उसके बाद प्रादि तत्पुरुष, प्र आदि जो भी उपसर्ग, प्रादि जब भी प्रादि होगा तो प्र जो होगा वह उपसर्ग होगा। उपसर्ग के साथ सुबंत पद भी होना चाहिए, प्र उपसर्ग के साथ स्व से भी बना हुआ शब्द होना चाहिए। वह जो समास होता है उसे प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, प्रगता श्रेष्ठ, प्रगता मतलब श्रेष्ठ होता है, आचार्य, अर्थात प्र से बना हुआ शब्द है जो क्या बन जाता है, प्राचार्य। अब सु से मतलब शोभनम लेते हैं, शोभनम पुरुष अर्थात सुपुरुष, शोभनम पुरुष भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पथिन और अक्षी शब्द बाद में, अर्थात पथिन और अक्षी यह शब्द अगर बाद में लगा हुआ रहता है तो कु हो जाता है, को हो जाता है या का हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, कुत्सितः पंथा, कुत्सितः पंथा। अब देखिए पंथिन, पंथ है, कापथ हो गया, क्या बन गया, ये का बन गया। क्या बन गया, का बन गया। अर्थात कुत्सिम अक्षी, अब यहाँ पर अक्षी है, ठीक है, इसका भी काक्षी हो गया। कोक्षी अभी हम कह सकते हैं, कुक्षी भी कह सकते हैं। अर्थात अब उसके बाद पुरुष शब्द जहां पर रहेगा उसमें अभी हम विकल्प से कु को का बना देते हैं, विकल्प से, यह नियम हमारा कहता है, यह भी विकल्प से बन जाता है। जैसे कुपुरुष भी सही है, का पुरुष भी सही है, कुपुरुष भी सही है और का पुरुष भी सही है। उसके बाद एक आता है आपका उष्ण शब्द, उष्ण शब्द बाद में रहे तो, बाद में रहे तो, बाद में रहे तो कु का कब बन जाता है, कब बन जाता है। क्या बन जाता है, कु का कब बन जाता है, कु का कब बन जाता है। जैसे कु प्लस कु और ओसनम, क्या हो जाएगा ये, कब ओसनम, क्या बन गया, कु का कब बन गया, कु का कब बन गया। यहाँ पर कु है, यहाँ पर ओसनम है, यहाँ पर देखिए वो कब हो गया, वो तो यहाँ है ही, इसलिए क्या बन गया, कबोसनम बन गया। तो आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास के बहुत सारे, तत्पुरुष समास में बहुत सारे समासों को हमने देखा, ठीक है। इसके बाद भी हम आगे तत्पुरुष समास पर ही चलेंगे, जिसमें भी कर्मधाराएं, द्विगु, ये सब ये अभी बाकी है, वो सभी हम आपको बताएंगे। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अगर इसे समझने में दिक्कत है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखिए, उसे देखने से आपको तत्पुरुष समास के जितने भी भेद हमने अभी तक बतलाए वह सभी आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। वैसे लिंक सबका डिस्क्रिप्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, ठीक है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा, तब जाकर आप इसे भी आसानी से समझ पाइएगा। धन्यवाद।